कल जो एफओएमसी के मिनट्स आ गए हैं, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो साइकिल है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल तक आया नहीं है। आज शाम को जॉब का डेटा आने वाला है, तो वो भी एक बड़ा संकेत रहेगा ओवरऑल यूएस मार्केट्स के लिए। मेरे ख्याल से यूरोप में जिस प्रकार के कठिनाइयां अभी दिख रही है, रिसेशन काफी स्ट्रांगली लग रहा है वहां पे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली इसी कारण से मार्केट्स थोड़ा बहुत अनसर्टन एरिया में है। रही बात फ्लोज की बात करें, तो हमने देखा है कि लगातार एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो खरीद रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को ऊपरी लेवल पे जाने के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। 18,250 और 18,300 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट मेंटेन करता है इन द नियर टर्म, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होगा। रही बात ओवरऑल ट्रेंड की, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ऊपरी लेवल पे मार्केट को जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप जरूर देखोगे, क्योंकि 9 तारीख से तो टीसीएस के नंबर्स आएंगे, बाद में तिमाही थर्ड क्वार्टर रिजल्ट भी शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी कमेंट्री आएगी, आउटलुक आएगा, तो ये सारी बातें मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करेगा। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा सा एक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नरम रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट में आपको काफी मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी आयरन ओर का मेजर प्लेयर है, और चाइना अगर मेटल मार्केट में एंटर करती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट आयरन ओर की कीमतें बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएमडीसी पे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में एक अच्छी बढ़त इन्वेस्टर ने देखी है। 102 रुपए वाला इनका कॉस्ट का जो एनएमडीसी है वो 122-23 में इनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये कहना मुश्किल है कि चाइना कब मार्केट में एंटर करेगा, लेकिन अगर ये चाहे तो कम से कम 25-30% ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि मेटल काउंटर ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए ही अभी उपयुक्त है। लॉन्ग टर्म का व्यू लेने के लिए मुझे लग रहा है कम से कम 1 या 2 महीने का एक क्लियर ट्रेंड देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में 50% अगर ये होल्ड करते हैं, 50% बुक करते हैं, तो इनके लिए मुनाफा भी मिलेगा, प्लस आगे आने वाले दिनों में अगर मेटल मार्केट सुधरता है तो इनको डेफिनेटली आगे की चाल भी पकड़ने को मिलेगी। तो ये राय रहेगी, पार्टली प्रॉफिट बुक करें और पार्टली पोजीशन होल्ड करें। इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए महाराष्ट्र सीमलेस एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है सीमलेस पाइप्स में, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है, और इनका प्लांट काफी पुराना है, काफी पुराने प्लेयर इस मार्केट में है। तो मैं समझता हूँ कि इनका कैपिटल कॉस्ट भी बहुत कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ऑर्डर बुक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में अच्छी खासी अपसाइड बिजनेस में आने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि काफी समय के बाद अभी स्टील के जो कीमतें हैं वो थोड़े से मॉडरेटली नीचे आ गए, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनको डेफिनेटली थोड़ी सी मदद मिलेगी। बट ओवरऑल ऑर्डर बुक जिस प्रकार से बढ़ी है, इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में चले, बट 12 to 18 मंथ्स में ये होल्ड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इससे काफी अच्छा मिल सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि संवर्धना मदरसन का जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, लेकिन इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में भी है। इनके काफी सब्सिडरीज यूरोप में काम करते हैं, तो हो सकता है कि इस साल दैट इज FY23 के लिए थोड़े से चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े। आने वाले साल में होपफुली यूरोप में अगर कोई रिकवरी आती है या पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं, तो ही आपको एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए डोमेस्टिक मार्केट में इनके सारे बड़े कस्टमर है, बट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डेफिनेटली चिंता है। तो जिनका ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मैं कहूंगा कि आप कम से कम दिसंबर या मार्च के क्वार्टर का इंतजार करें, क्योंकि डेफिनेटली नंबर्स जो यूरोप के आएंगे वो थोड़े से कमजोर आने की उम्मीद है। तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा समय रुकना शायद ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है जो कर्ज में बहुत ज्यादा डूबी है, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल लीवरेज बैलेंस शीट पे इतना ज्यादा हो गया था कि इनके लिए अभी इस डेट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। इन्होंने 18 रुपए में शेयर लिया है, अभी शेयर का भाव करीबन 3-3.5 रुपया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे शेयर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना और इनकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस निकल जाना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है, क्योंकि ओवरऑल अभी सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रुप अपने एसेट्स बेचने के बारे में सोच रही है, कहीं से भी अपना कर्जा कम करने के लिए वो एसेट स्ट्रिपिंग का उपयोग कर रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
मेरे ख्याल से देखिए अगर होपफुली ये कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एक्विजिशन या टेक ओवर भी करता है तो निवेशकों को यहाँ से कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें से निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए और कोई दूसरे विकल्प में आप पैसा डालिए। दूसरे जो सेक्टर्स है, कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनेगा, उसमें प्राइवेट बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है। तो ये जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स है वहां पे हो सकता है इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा पैसा रिकवर कर ले। लेकिन ऐसी कंपनीज में मेरी एक ही राय रहेगी कि प्राइस देख के आप निवेश मत करिए। इस कंपनी का लिवरेज, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ये सारी बातें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जमाने में ये बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी कर्जा ज्यादा होने के कारण इस कंपनी में अभी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लग नहीं रहा है। तो सजेशन इज एग्जिट द काउंटर एंड गेट इनटू समथिंग बेटर, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में अच्छे कंपनी से एग्जिट करने की सलाह है फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर से या फिर फ्यूचर रिटेल के शेयर से। फ्यूचर कंज्यूमर हम देख रहे हैं कि अभी भी करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अविनाश जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन हो भी जाता है, कोई कंपनी ले भी लेती है, कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं, अभी जो बिजनेस जो बचा है वो किस तरह का है, इस पर थोड़ी सी आप जानकारी दे पाएंगे? मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर में अच्छे ब्रांड्स हैं। इनके पास नॉट ओनली ये जो रिटेल माल का बिजनेस है, लेकिन इनके पास काफी फूड प्रोडक्ट्स के, स्नैक आइटम के ब्रांड्स इन्होंने खरीदे। तो ये सारे ब्रांड्स अभी भी फ्यूचर कंज्यूमर में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर इसमें आता है, नई कंपनी लेती है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी एक होप की रैली बढ़ेगी। बट उसके बाद जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको फिर भी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस बिजनेस में कर्जा ज्यादा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, ऐसे बिजनेसेस को टर्न अराउंड करने में काफी समय लगता है। तो वैल्यू तो है, बट एट दिस लेवल रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई डील बनती नहीं है, अगर कोई निवेशक इन्वेस्टर या कोई बड़ी कंपनी इनको टेक ओवर नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो लॉसेस और भी बढ़ेंगे, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से शेयर की प्राइस और भी कम होने की संभावना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा रिस्की बेट होगा जो लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कैश फ्लो नहीं है, तो कंपनी कभी भी मेरे ख्याल से अपने ऑपरेशंस बंद भी कर सकती है। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये जो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का इन्होंने एस्टिमेट दिया है, वो मेरे ख्याल से काफी दूसरे एफएमसीजी कंपनीज भी दे रहे हैं। जैसे कि लीवर ने भी अपना बिजनेस कमेंट्री में कहा है कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो लो सिंगल डिजिट में होगा, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ विल बी डबल डिजिट। तो उसका मतलब प्राइसेस के हिसाब से इनको अच्छे रियलाइजेशंस मिले। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए एक क्वार्टर का नंबर देख के कोई अनुमान लगाना ये कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा। बट अगर लंबी अवधि के लिए बात करें, मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर काफी वेल पोजीशनड है। अगले साल होपफुली रूरल डिमांड पिकअप होती है और कंजम्पशन का जो आइटम है वो पॉसिबली एक प्री इलेक्शन ईयर में हम देखते हैं कि ज्यादा ऑफटेक होता है। तो FY24 डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कमजोरी अगर आती है तो मैं तो उसको खरीदने की राय दूंगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अच्छी खासी बाउंस बैक और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की अपेक्षा रहेगी। अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो इनका प्रमोटर चाइनीज है। दूसरी बात, नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही खराब आ चुके हैं। इनफैक्ट स्टॉक में एक थोड़ी सी तेजी इसलिए आई थी क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक बेच के कोई इंडियन कंपनी को बेचने की बातें चल रही है। तो उस समय स्टॉक थोड़ा सा चल तो चुका था, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी भी ओवरऑल ग्लोबल API मार्केट में प्राइसेस जो है वो वीक चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है, वो शायद आपको दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिया अगर इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले तो मैं समझता हूँ कि होपफुली नेक्स्ट ईयर दैट इज 24 में मार्च अप्रैल के बाद API के प्राइसेस थोड़े से ग्लोबली स्टेबलाइज होते हैं, तो इस कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। और हाल ही में इन्होंने जो शेयर पे जो प्राइस पे खरीदा है, इनका नुकसान करीबन 150-200 रुपया है। तो ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड करें। हालांकि इसका जो पॉजिटिव है वो आपको अगले साल ही प्ले आउट होने को लगेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अभिषेक, मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कंपनी ब्रोमीन बनाती है। ब्रोमीन एक बहुत ही स्पेशलिटी केमिकल माना जाता है और बहुत कम कंपनियां यहाँ पे इंडिया में ये बनाती है। दूसरी जो इनकी कॉम्पिटिटर है वो नियोजन केमिकल्स है
और सबसे बड़ी बात, ब्रोमीन एक एक्सप्लोसिव केमिकल है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत अप्रूवल्स लगते हैं। तो सप्लाई साइड में बहुत कम कंपनियां हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि प्राइसेस काफी फर्म रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका एक एक्सपेंशन भी आ रहा है जो पॉसिबली FY24 में अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो यहाँ पे होल्ड करिए, मेरे ख्याल से 650-700 रुपए का टारगेट अगले 12-18 महीने में पॉसिबल है। तो आर्चिन में डेफिनेटली अच्छा और मुनाफा बनाने का स्कोप है। देखिए, इन्होंने जिस प्राइस पे अभिषेक शेयर को खरीदा है काफी अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि देखिए केयर रेटिंग में हमने देखा है कि अगर हम क्रिसिल और इकरा रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो उनके मुकाबले में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला है। बट सबसे बड़ी बात, केयर रेटिंग बहुत अच्छे डिविडेंड देती है, काफी कैश रिच है, करीबन 450-500 करोड़ की कैश बुक्स पे है, और ये बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो आने वाला साल 1.5 साल होपफुली अगर इकोनॉमी में अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, मैक्रोस बदलते हैं, तो नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फायदा तब होता है जब इकोनॉमी अपटर्न में आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में रेटिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती हैं, फिक्स्ड इनकम के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो यहाँ पे निवेश में मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट जो खराब टाइम था वो निकल गया है, और आने वाले सालों में होपफुली परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी रेटिंग मिलेगी, तो होल्ड करने की राय रहेगी। अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए जब कंपनी की एसेट बेस बढ़ती है तभी परसेंटेज जो नंबर होता है वो ऑब्वियसली कम मात्रा में बढ़ता है। और लोगों ने पिछले 10 साल में देखा है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ मार्केट के ग्रोथ से काफी सिग्निफिकेंट था, तभी बेस छोटा था। लेकिन अभी बेस बड़ा है तो ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंटल एसेट AUM का जो ग्रोथ है वो कम आया है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर कंज्यूमर फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस की मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी को अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ने लगातार अपनी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंटेन की है। फंडिंग की बात करें तो इन्होंने काफी पैसा QIP से पहले ही रेज किया था, तो इनको अभी फंडिंग की जरूरत नहीं है। इनकी कैपिटल एडिक्वेसी लेवल्स भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से जो गिरावट अभी आई है वो एक रिएक्शन है कि AUM ग्रोथ थोड़ा सा कम आ गया है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल एब्सोल्यूट साइज ऑफ द लोन बुक भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। कस्टमर बेस भी अगर हम देखें तो कस्टमर बेस भी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो ओवरऑल जिनको लंबी अवधि के लिए कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना है, मेरे ख्याल से ये वीकनेस जो स्टॉक में अभी हम देख रहे हैं उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि जो हमने पिछले 5-10 साल में ग्रोथ देखा है वो शायद उतना ना आए, बट डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा, और मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छे हैं, तो ये सब देखते हुए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा मौका बनता है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो निकल जाएंगे, पर लॉन्गर टर्म के लिए पैसा मैं समझता हूँ 6,000 के करीब भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छी खासी कमाई अपनी 1.5-2 साल में मिलेगी। अभिषेक, देखिए रेडिंगटन एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मानी जाती है और काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि एप्पल का आईफोन है, सैमसंग, फिर उसके बाद काफी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खपत काफी अच्छी तरह से इंडिया में बढ़ी है, और इनका ऑपरेशन नॉट ओनली इंडिया बट और 9-10 ग्लोबल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। ये नंबर्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने इस साल दिखाया है। मेरे ख्याल से मार्च 22 के लिए ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का रेवेन्यू और 1300 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल भर का है तो ये 230-240 का एक टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए, और 6 to 12 मंथ्स में करीबन 230-240 का टारगेट ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो होल्ड करने की राय रहेगी। 230-240 यहाँ की एक साल में अगर शेयर 30% के आसपास चल जाए तो बढ़िया तेजी कहनी चाहिए। रेडिंगटन को आपको होल्ड करने की सलाह है। दूसरा शेयर इनके पास है REC, 112 रुपए के भाव पर 122 का इसका भाव है। REC, PFC, NTPC, पावर ग्रिड, ये तमाम शेयर अविनाश जी हाल फिलहाल हमने देखा थोड़े फ्लेवर में रहे हैं और तेजी भी दिखी है निचले स्तर से। अगर हम REC की बात करें तो अभी क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ये ऐसे शेयर पोर्टफोलियो में 1-2 होने चाहिए, थोड़ा सेफ्टी नेट के लिहाज से बेहतर होता है? बिल्कुल, देखिएगा REC की अगर हम बात करें तो 7-8% का डिविडेंड यील्ड अभी भी बन रहा है, प्लस कंपनी के पास जो बेसिकली कैश पोजीशन है वो भी काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, पावर फाइनेंसिंग का जो प्रोजेक्ट्स में जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है। अभी तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं, तो इसमें भी डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को काफी बड़ा स्कोप है। सबसे बड़ी बात, इनका बुक वैल्यू करीबन 200 रुपया है,
और भाव करीबन 120, 130, 22, 23 चल रहा है, तो उसका मतलब अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। हालांकि देखिए ये शेयर्स ग्रोथ शेयर्स माने नहीं जाते, लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। और आपको ऐसे एक दो शेयर्स अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें आप डालें तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो करीबन 140, 150 का एक नियर टर्म का टारगेट आरईसी में भी बन सकता है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी बने रहे, यही राय रहेगी। बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, ये अगर इंसेंटिव आने वाले बजट में अनाउंस होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बड़ा बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए जो फ्रंटलाइन इंश्योरेंस कंपनीज है वो गिने चुने हैं, और इसमें से हमको लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, ये सारे विकल्प अगर कोई 1.5-2 साल के नजरिए से लेता है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। आपने सही कहा कि पिछले 2 साल ये कंपनीज के लिए बहुत खराब था, क्योंकि कोविड के कारण काफी प्रोविजनिंग इनकी बैलेंस शीट्स में इनको करनी पड़ी। अभी नॉर्मल सी आई है। अभी जनवरी टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बम्पर क्वार्टर माना जाता है, तो नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी करेक्शन या इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, और अगले 4-5 साल के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी